Hello student, welcome in my channel. Today's our topic is fundamental forces in nature. Student, fundamental forces are those forces which are treated independently in nature. उन forces को हम उन्हीं की टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी और forces की नहीं. ओके स्टूडेंट, पहला इसमें there are two categories of fundamental forces. One is macroscopic world and other is microscopic world. इन दो कैटेगरीज के अंदर हम दो फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ते हैं. ठीक है, दोनों कैटेगरीज के अंदर दो फंडामेंटल फोर्स. देखो मैक्रोस्कोपिक क्या है ये हमने क्लियर करा हुआ है पहले के वीडियोस में. माइक्रोस्कोपिक वर्ड क्या होता है ये भी क्लियर है. आई बटन में आपको लिंक जरूर मिल जाएगा, जरूर देखना. मैक्रोस्कोपिक वर्ड में दो फोर्सेस हैं. एक आता है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. आल्सो वी कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और माइक्रोस्कोपिक वर्ड में दो फोर्सेस हैं. पहला है हमारे पास वीक न्यूक्लियर force and other is strong nuclear force. These are the four types of fundamental forces. Two is lie in macroscopic world and other two lies in microscopic world. Okay student, अब हम डिटेल में इन सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और बाद में इनके कंपैरिजन, इनकी सिमिलैरिटीज़, इनके डिफरेंसेस को भी लर्न करेंगे. ओके देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल फोर्स. लाई कहाँ करता है? मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जो विजुअल है, एक्सपीरियंस हो सकता है. ओके इसके अंदर किसने दिया था इसको? अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने क्या बताया? 9th क्लास में भी था आपके पास. अगर दो मास ऑब्जेक्ट्स हैं हैविंग मासेस m1 एंड m2 एंड द सेपरेशन बिटवीन बोथ इज स्मॉल r, देन अ म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स एक्ट्स बिटवीन बोथ मास ऑब्जेक्ट्स. म्यूचुअल अट्रैक्शन m1 को m2 अट्रैक्ट कर देगा, m2 को m1 अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, ये जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट्स, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फर्स्ट फैक्टर हम क्या बनाएंगे? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मासेस. ठीक है, सेकंड, इसको मैं फर्स्ट लिख देता हूँ. सेकंड फैक्टर इज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसको आल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ. दिस इज आल्सो नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ. इसका ये बेसिक है. अगर मासेस के बिटवीन की डिस्टेंस बढ़ेगी तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और अगर मासेस के बिटवीन सेपरेशन या डिस्टेंस घटती है तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा. ओके इसको हम इक्वेशन सेकंड लिख देते हैं. ओके ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके अकॉर्डिंग चलता है? न्यूटन्स ने दिया था. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशनों को कंबाइन करके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, दोनों को हम कंबाइन करेंगे. कंबाइन करने के बाद हम क्या लिखेंगे? देखो दोनों से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लिया. मासेस के प्रोडक्ट ऊपर रहें और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कितना? r². ओके, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट रिड्यूस कराएंगे, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r². दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन टू मास ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, और दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. Okay, G here, G is universal
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट जी का मतलब क्या है, देखो जी एक एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या होता है, देखो दो मास ऑब्जेक्ट्स अगर हैं m1 एंड m2, इनके बिटवीन कोई सा भी मीडियम हो, अगर वो एयर हो चाहे वाटर हो और इवन क्या हो, वैक्यूम हो, ठीक है, तो मीडियम कोई सा भी हो, जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। कौन सा जी, कैपिटल जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दो मास ऑब्जेक्ट्स हैं m1 m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r, प्लेस्ड इन वाटर एंड बोथ द सेम मास ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने कहाँ प्लेस कर दिए, सेम डिस्टेंस से एयर में। तो यहाँ देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स वाटर में वर्क करेगा दैट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, एंड gravitational force in air according to formula is also g m1 m2 upon r square. Okay, as g remains constant, g remains constant, thus क्योंकि g कांस्टेंट है इसलिए m1 m2 r की वैल्यू दोनों ही मीडियमों में क्या रहे, सेम है, सेम मास हैविंग सेम सेपरेशन। Thus F water equal to F air, इसको याद रखना, दोनों ही मीडियमों में जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मीडियम ग्रेविटेशनल फोर्स क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। मीडियम पे डिपेंडेंसी ग्रेविटेशनल फोर्स की नहीं होती है, सिर्फ किन पर है, m1 m2 एंड r पे। ओके, तो स्टूडेंट अभी हमने क्या रिजल्ट निकाला, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम प्रेजेंट बिटवीन बोथ मास ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ हैव अ क्विक लुक ऑन यूनिट एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। फर्स्ट वी डिस्कस यूनिट ऑफ कैपिटल जी। तो यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, देखो वी हैव यूनिट कैसे निकालनी है आप इसको सीखिए। F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने जो लॉ दिया था उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बना था। यहाँ पे देखो हमें G की क्या चाहिए, यूनिट, तो हम G को एक किनारे कर देंगे, यहीं पे छोड़ दो G को, और जो उसके साथ प्रोडक्ट है m1 m2 मासेस का उसको कहाँ ले जाओ, फोर्स के ऑन में, F वहीं पे रहेगा, और जो ये R है डिनोमिनेटर ये F के साथ प्रोडक्ट में जाएगा, तो F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। ओके, तो हेयर इट इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल G, ठीक है। तो G की यूनिट क्या बनेगी, देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, देखो 9 10 पढ़ते आए हैं, इसके लिए हम क्या लिख देंगे, इसको न्यूटन। न्यूटन का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल N, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। R इज द डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। आर है, डिस्टेंस है तो मीटर में मेजर होगी, तो मीटर के लिए हम m लिख देंगे, उसके ऊपर स्क्वायर लिखा देंगे, ठीक। अपॉन डिनोमिनेटर में देखो मास और मास का मेजर kg स्क्वायर, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg, इंडिसेस के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको ऊपर लिखना चाहूँ -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। तो एक्सपेरिमेंट से जो हमें वैल्यू मिली हुई है इसकी, जो हमारे पास मौजूद है, दैट इज कैपिटल जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, हमारे पास इसका डायरेक्ट रिजल्ट ही है, कोई इसको ड्राइव नहीं करना होता है, सिर्फ आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है। ओके, फॉर 11th क्लास। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करें प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। दो मासेस अगर हैं
तो ये दोनों मासेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इतना अट्रैक्टिव इन नेचर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टिव करेंगे। ठीक है, अगला है इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जितना भी यूनिवर्स है, सारा यूनिवर्स को गवर्न कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ टू सन, अर्थ टू अदर प्लैनेट, सन टू अदर प्लैनेट की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो तब भी ये फोर्स वहाँ वर्क करता है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम प्रेजेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज नहीं होती, कैपिटल जी की, इसलिए अगर दो मास ऑब्जेक्ट अलग अलग मीडियम में सेम डिस्टेंस सेपरेटेड है तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज नहीं होती। अब इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी है इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट याद करिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, याद आया? हाँ बिल्कुल सही, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अगर दो मासेस हैं m1 एंड m2, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज F1 F2। ठीक है, m1 को m2 अट्रैक्ट करेगा, m2 को m1 अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू F2। बोथ फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, दैट्स वाई ग्रेविटेशनल फोर्सेज ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अब इसमें जो इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी वो है इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। अब देखो सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक प्लैनेट है, ये दूसरा प्लैनेट है, इनके अपने सेंटर्स हैं, ये इनके सेंटर हैं, इनके सेंटर को एक लाइन ज्वाइन कर रही है। ठीक है, ये लाइन है जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को ज्वाइन कर रही है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, इट मीन्स अगर ये प्लैनेट ए है, ये प्लैनेट बी है, तो प्लैनेट ए पर प्लैनेट बी अपनी तरफ को एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, सिमिलरली प्लैनेट बी को प्लैनेट ए अपनी तरफ एक फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं, दैट इज फोर्स ए, फॉर रेफरेंस हम बोलें फोर्स बी, बोथ फोर्सेस acts along a line joining the center of both object। ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। स्टूडेंट अगली जो प्रॉपर्टी आएगी सिक्स्थ, वो है इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ठीक है, वीकेस्ट फोर्स प्रेजेंट इन नेचर मीन्स अगर दो ऑब्जेक्ट हमारे सामने हैं, मास ऑब्जेक्ट, तो मास ऑब्जेक्ट्स को हम क्या नहीं एक्सपीरियंस करते हुए देख सकते हैं, अट्रैक्शन हो रहे हुए नहीं देख सकते। ठीक है, और बड़े स्केल पर हम इसको सिर्फ एक्सपीरियंस करते तो हैं, लेकिन स्मॉल स्केल पर हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, इस अट्रैक्शन को बिटवीन मास ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो स्टूडेंट ये तो सही हुआ कि न्यूटन ने सेब गिरते हुए देखा और उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बना दिया। ओके, ठीक हुआ जो उसके सर पे पूरा पेड़ ही नहीं गिर गया, नहीं तो ना होता न्यूटन, ना बनता ग्रेविटेशन लॉ। जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कस होगा अगले लेक्चर में, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, तब तक के लिए बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।